नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर और एक बार फिर आया हूं आपके सामने आपके सवालों के जवाब लेकर। तो लेते हैं आज का पहला सवाल जो पूछा है अतुल प्रसाद ने। अतुल जी कहते हैं कि उनके परिवार में उनकी मम्मी, पत्नी, 5 साल की बेटी हैं और वो एचयूएफ बनवाना चाहते हैं। उनके पिता का स्वर्गवास हो गया है और वो सरकारी नौकरी में हैं। उनकी मम्मी भी सरकारी नौकरी में रही हैं जो अब रिटायर्ड हैं और उनकी पत्नी प्राइवेट जॉब में हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करती हैं, एचयूएफ बनाना चाहते हैं। तो मेरी मम्मी इसमें शामिल होंगी क्या? तो अतुल जी, पहली बात तो यह है एचयूएफ बनाया नहीं जाता। एचयूएफ तो अपने आप ही होता है। एवरी हिंदू इंडिविजुअल इज अ पार्ट ऑफ एचयूएफ। यहां पर जब हम बात करते हैं कि एचयूएफ बनाना है, एचयूएफ फॉर्म करना है, तो हम सिर्फ टैक्स के हिसाब से एक अलग एंटिटी बनाने की बात करते हैं। और जब हम एचयूएफ की बात करते हैं तो यहां पर लीनियल डिसेंडेंट्स आपके शामिल होंगे, यानी कि एक इंडिविजुअल हिंदू मेल, उसकी पत्नी, उसके बच्चे उस एचयूएफ के पार्ट होंगे। तो यहां पर यदि आपको अपना एचयूएफ अकाउंट बनाना है तो उसके लिए यहां पर आपकी मदर नहीं बल्कि आप, आपकी पत्नी और आपके बच्चे उसमें शामिल होंगे, आप उसके कर्ता होंगे। और ये एचयूएफ अकाउंट ओपन करने के बाद यदि आप ये चाहते हो कि आपकी जो पुश्तैनी जायदाद है वो आपके एचयूएफ में शामिल हो जाए तो ऐसा संभव है, क्योंकि आपकी मदर यदि चाहें तो उस जायदाद को जिस पर भी उनका हक है वो एचयूएफ को ट्रांसफर कर सकती है। और बढ़ते हैं आगे, लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है माला ने। माला का कहना है कि उनके हस्बैंड ने आईसीआईसी प्रूडेंशियल आई प्रोटेक्ट स्मार्ट प्लान लिया हुआ है, उसमें एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर भी है और जानना चाहती हैं कि क्या उन्हें इस पॉलिसी में क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर भी ऐड करना चाहिए। तो पहली बात तो यह है कि आईसीआईसी प्रूडेंशियल आई प्रोटेक्ट स्मार्ट में क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर पॉलिसी की शुरुआत में लिया जा सकता है, बाद में इसको ऐड नहीं किया जा सकता। तो यहां पर आपको क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट पॉलिसी अलग से लेनी होगी यदि आप लेना चाहते हैं। और ये आप किसी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो भी इस तरह की पॉलिसी, स्टैंड अलोन पॉलिसी इशू करती हैं उनसे, या फिर नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी यानी कि जनरल इंश्योरेंस कंपनी या फिर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी जिनके पास भी क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी है, अब वहां से ले सकती हैं। ध्यान रहे कि यदि आप इसे एक स्टैंड अलोन पॉलिसी के रूप में लेते हैं तो इसका प्रीमियम समय समय पर चेंज हो सकता है, और स्पेशली यदि आप किसी नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी लेते हैं तो उसका प्रीमियम बैंड के हिसाब से चेंज होता रहता है, यानी कि एक सर्टेन एज के बीच में एक फिक्स प्रीमियम रहेगा, उसके बाद जैसे ही आप नेक्स्ट बैंड में एंटर करते हैं तो आपका प्रीमियम चेंज हो जाता है। और जबकि आप जब राइडर के रूप में क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी को लेते हैं तो उसका प्रीमियम कांस्टेंट रहता है, लेकिन डिफरेंस यह है कि यदि आप एज ए राइडर लेते हैं तो जब भी वो टर्म इंश्योरेंस या वो पॉलिसी जिसके साथ आपने राइडर लिया हुआ है वो पॉलिसी का टर्म खत्म हो जाएगा तो वहां पर क्रिटिकल इलनेस राइडर का भी टर्म खत्म हो जाएगा। और यदि आप एज ए स्टैंड अलोन पॉलिसी लेते हैं तो उसका टर्म आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि कहां तक आपको क्रिटिकल इलनेस राइडर रखना है, उसका कवर कब तक चाहिए। तो अब यहां पर आपके पास चॉइस यही है कि आपको अलग से एक पॉलिसी लेनी होगी। और बढ़ते हैं आगे, लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है रोहन पाटिल ने। रोहन का कहना है कि उन्होंने एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लिया हुआ है 3 लाख रुपए का फैमिली फ्लोटर, और अब उनके एक फैमिली मेंबर को कैंसर डिटेक्ट हो गया है, तो क्या वो अगले साल मतलब रिन्यूअल के टाइम पर इसका कवर बढ़ा सकते हैं? देखिए, आप अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन अगर एक मेंबर को कैंसर डिटेक्ट हो गया है तो शायद अंडर राइटिंग कंडीशन के हिसाब से कवर ना बढ़ पाए, लेकिन अल्टीमेटली ये डिसीजन अंडर राइटर का होगा। तो आप प्रपोजल सबमिट कर सकते हैं, आप रिन्यूअल के समय रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये बढ़ाना या नहीं बढ़ाना ये डिसीजन जो होगा ये इंश्योरेंस कंपनी में अंडर राइटर का होगा। तो ये फाइनल डिसीजन उस बात पर निर्भर करता है। और अगला सवाल मैं ले रहा हूं, ये पूछा है प्रसन्ना मोहिते ने। प्रसन्ना का सवाल यह है कि उन्होंने म्यूचुअल फंड में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, स्मॉल कैप भी है, लार्ज कैप है, मिड कैप है, फ्लेक्सी कैप है, इंडेक्स फंड्स भी हैं, हाइब्रिड भी हैं, टेक्नोलॉजी फंड्स भी हैं, ग्लोबल फंड भी हैं, तो बहुत कुछ लिया हुआ है, बहुत पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई किया हुआ है।
और आप जानना चाहते हैं कि क्या उन्हें स्मॉल केस में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो देखिए, आपने ऑलरेडी पोर्टफोलियो को काफी डाइवर्सिफाई कर दिया है। अब मुझे स्कीम के नाम तो नहीं पता, तो मैं इस पर सलाह नहीं दे सकता हूं, लेकिन हाँ, ये बात समझ में आती है कि आपका पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड है। अब यदि आपको ऐसा लगता है कि कोई पर्टिकुलर थीम है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उदाहरण के तौर पर बात करते हैं जैसे कि ईवी, आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात बहुत होती है और ऐसा लगता है कि आने वाला समय जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल का होगा। तो जो भी कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती हैं या जो भी ऑटो एंसिलरी कंपनीज हैं जिनका संबंध ईवी से है, शायद उनका प्रॉफिट फ्यूचर में बढ़ेगा, वो कंपनी ग्रो करेंगी। तो यहां पर यदि आपको ऐसा लगता है कि म्यूचुअल फंड में अभी कोई ऐसा स्पेसिफिक फंड नहीं है जहां पर ईवी पर फोकस हो, तो और आपको लगता है कि स्मॉल केस में ऐसा है, तो बेशक आप स्मॉल केस के ऐसे पोर्टफोलियो में थोड़ा इन्वेस्टमेंट करने पर विचार कर सकते हैं। अदरवाइज यदि आपको ऐसा लगता है कि जो आप चाहते हैं वो सब म्यूचुअल फंड से आपको मिल रहा है, तो फिर आपको स्मॉल केस की जरूरत नहीं है। लेकिन ध्यान रहे कि स्मॉल केस में जो पोर्टफोलियोज हैं वो थीम बेस्ड हैं, तो यदि वो थीम सुटेबल है आपके प्रोफाइल के हिसाब से, आपकी जरूरत के हिसाब से, तभी आप उसमें इन्वेस्टमेंट करने पर विचार करें। और अगला सवाल मैं ले रहा हूं जो पूछा है मुझसे, इनका नाम यहां पर लिखा हुआ है स्टूडेंट एंड। ओके, सवाल यह है कि 30 साल की उम्र है और जानना चाहते हैं कि बेस्ट रिटायरमेंट प्लान क्या है। 30 साल की उम्र में यदि आप रिटायरमेंट प्लानिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि रिटायरमेंट के वक्त आपको कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी, इसकी आपको कैलकुलेशन करनी होगी। और इसका तरीका यह है कि आपका जो आज का खर्च है, या फिर हो सकता है कि आपका खर्च अभी कम भी हो लेकिन भविष्य में फैमिली की जरूरतें बढ़ती रहेंगी, खर्च बढ़ेगा, तो आप एक अंदाजा लगाइए कि आज की डेट में यदि कोई व्यक्ति रिटायर होता है जिसका लाइफस्टाइल आपके जैसा है, तो कितना उसके पास पैसा होना चाहिए, और फिर उस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए। कोई भी प्लान जिसमें लिखा हो कि रिटायरमेंट प्लान, जरूरी नहीं है कि वो आपके ऑब्जेक्टिव को पूरा करेगा। बेस्ट ये है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको रिटायरमेंट के वक्त लगभग 4 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी, तो मकसद यह है कि वो 4 करोड़ रुपए कैसे जुटाए जाएं। यदि रिटायरमेंट के वक्त 4 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए आपके पास होंगे, तो आप आसानी से उस वक्त पर ऐसा कुछ कर सकते हैं, इस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं कि आपको पीरियोडिकल रिटर्न्स मिलते रहें, आपको रेगुलर पैसा मिलता रहे। तो पहला फोकस कि आप वेल्थ क्रिएट करें, और इसके लिए किसी भी रिटायरमेंट प्लान, पेंशन प्लान में इन्वेस्टमेंट करने की बजाय मेरी सलाह यह होगी कि आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करें। म्यूचुअल फंड में एसआईपी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां पर आपके पास चॉइसेस हैं। आपको इक्विटी में करना है, हाइब्रिड में करना है, डेट में करना है, लेकिन अगर आप 30 साल के और लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं तो ज्यादा एक्सपोजर आपका इक्विटी में हो और वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हो, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सभी तरह के मार्केट कैप वाले म्यूचुअल फंड्स को आपने पोर्टफोलियो में शामिल करें, एसआईपी करें, और समय के साथ जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है आप अपने एसआईपी के अमाउंट को बढ़ाते जाएं, और एक लक्ष्य रखें कि रिटायरमेंट के वक्त आपके पास एक बड़ी पूंजी इकट्ठी हो पाए। और इसके लिए आप इंडेक्स फंड्स का भी सहारा ले सकते हैं, क्योंकि बहुत लंबी अवधि की आप बात कर रहे हैं, तो आप यहां पर जैसे कि निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, जो कि एक लार्ज कैप फंड हो जाएगा, निफ्टी नेक्स्ट 150, इस तरह से आप शामिल कर सकते हैं, निफ्टी स्मॉल कैप, तो इन पर बेस्ड इंडेक्स फंड्स को भी आप शामिल कर सकते हैं, या फिर आप एक्टिवली मैनेज लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। और अब लेते हैं आज के एपिसोड का आखिरी सवाल जो पूछा है विश्वनाथ गौड़ ने। विश्वनाथ जी जानना चाहते हैं कि उन्हें यदि 5,000 रुपए इन्वेस्ट करने हों और वो किसमें करना चाहते हैं, एक्सिस निफ्टी नेक्स्ट 50 एनएफओ में, और साथ ही जानना चाहते हैं कि क्या किसी इन्वेस्टर को एक एनएफओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या एक एग्जिस्टिंग फंड में करना चाहिए जो कि एक वेल एस्टेब्लिश्ड हो। तो बिल्कुल ये बात सही है कि किसी इन्वेस्टर को एक एग्जिस्टिंग फंड में, जो कि मतलब ऑन गोइंग ऑफर में इन्वेस्ट करना चाहिए रादर देन न्यू फंड ऑफर में। वजह यह है कि जब आप एक पुराने फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको उसकी परफॉर्मेंस हिस्ट्री देखने को मिलती है, जबकि एनएफओ के दौरान आपको उसकी परफॉर्मेंस हिस्ट्री नहीं मिलती है। लेकिन यह उत्तर तब सही है जब हम बात कर रहे हैं किसी एक्टिवली मैनेज्ड फंड की। यहां पर आपने एक चीज और ऐड कर दी कि आप जानना चाहते हैं एक्सिस निफ्टी नेक्स्ट
50 NFO के बारे में। तो जब आप इंडेक्स फंड की बात करते हैं तो यहां पर चाहे वो नया फंड हो या पुराना फंड हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो एक इंडेक्स फंड होता है उसका जो पोर्टफोलियो होता है वो एग्जैक्टली सेम होता है जैसे कि उस इंडेक्स का होता है। तो यदि आप बात कर रहे हैं एक्सिस निफ्टी नेक्स्ट 50 की, या आप बात करें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 की, या आप बात करें आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी नेक्स्ट 50 की, आप किसी भी निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड की बात करेंगे उनका पोर्टफोलियो एकदम एक जैसा होगा, यानी कि सेम जैसा कि इंडेक्स है। तो यहां पर फर्क क्या पड़ता है? जो इंडेक्स है वो तो पुराना है ना, उस पर बेस्ड फंड चाहे आज लॉन्च हो रहा है या फिर 5 साल पहले लॉन्च हुआ था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके लिए इंडेक्स फंड में कर रहे हैं तो यहां पर पुराना और नया कुछ नहीं है। यहां पर देखना है कि वो इंडेक्स कैसा है, यानी कि वो लार्ज कैप इंडेक्स है या फिर वो मिड कैप इंडेक्स है या किसी सेक्टर स्पेसिफिक इंडेक्स है, वो देखना जरूरी है। लेकिन यदि आप एक स्पेसिफिक इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो फिर वो इंडेक्स फंड चाहे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का हो या एक्सिस का हो या निपॉन का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब एक्टिवली मैनेज फंड की बात करते हैं तो वहां पर यदि आप किसी पुराने फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको परफॉर्मेंस हिस्ट्री देखने को मिलेगी, मालूम चलेगा कि फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस कैसी है और लंबे वक्त में फंड ने क्या कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दी है। तो ये सब बात आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये सवाल का जवाब जो मैंने आपको दिया, मुझे उम्मीद है कि ये आपको पूरी तरह से समझ गया होगा। यदि फिर भी कोई सवाल हो तो आप दोबारा से पोस्ट कर सकते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आगे आप किस तरह के वीडियोस या किस तरह की जानकारी मुझसे चाहते हैं वो भी जरूर कमेंट करें और सवाल मुझसे पूछते रहें। इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। और यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं हमेशा आखिर में बोलता ही हूँ कि जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले। तो इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।